ये है नॉर्वे, दुनिया का 5th रिचेस्ट कंट्री, जहाँ की 25% पॉपुलेशन मिलीनियर है। यहाँ पर एजुकेशन से लेकर बेस्ट से बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज लोगों के लिए फ्री है। वर्ल्ड का 7th हेल्थीएस्ट कंट्री और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री। वो हर एक मेट्रिक जो किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को मेजर करता है, नॉर्वे उसमें टॉप पर आता है। पर नॉर्वे हमेशा से ऐसा नहीं था। लेट 18th सेंचुरी में हिस्टोरिकल इकोनॉमिस्ट थॉमस मॉल्टस ने जब नॉर्वे का दौरा किया तो देखा कि नॉर्वे काफी ठंडी जगह है, जहाँ 6 महीने रात और ठंडी रहती थी, जिसकी वजह से खेती करना काफी मुश्किल था और लोग थोड़ी खेती और मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। यहाँ ट्रैवल करना माउंटेन्स की वजह से काफी मुश्किल था और टाउन्स भी काफी दूर और आइसोलेटेड थे। लोगों के पास एजुकेशन कम थी और थोड़े साल बाद थॉमस ने देखा कि नॉर्वे की हालत और भी खराब हो गई। इकोनॉमी डाउन हो गई थी और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। गरीबी पूरे नॉर्वे में फैल गई थी और नॉर्वे अनडेवलप ही रहा। लोगों को लगने लगा कि नॉर्वे की किस्मत में यही लिखा है। पर आज नॉर्वे कैसे इतना डेवलप और अमीर बन गया। ये जो सारे कंट्रीज आप देख रहे हो, ये वर्ल्ड के 85% ऑयल रिजर्व्स को होल्ड करते हैं। पर अगर इनके कॉम्बाइंड जीडीपी को देखा जाए तो ये सिर्फ वर्ल्ड के 8% जीडीपी बनाते हैं। और ये जितनी भी सारी कंट्रीज हैं, ये वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज में भी नहीं आते। अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखें तो नॉर्वे वर्ल्ड का 4th बेस्ट कंट्री है और 7th हैप्पीएस्ट कंट्री है और 13 लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो क्या रीजन है जो इन कंट्रीज की लाइफस्टाइल नॉर्वे के आसपास भी नहीं है। किसी भी देश के लिए तेल का मिलना किसी लॉटरी जीतने जैसा होता है और अगर उस लॉटरी को अच्छे से मैनेज नहीं किया गया तो वो एक कर्ज भी बन सकता है। इस फिनोमेना को ऑयल कर्ज कहते हैं। अगर किसी देश में तेल मिलता है तो उस देश में ओवरनाइट पैसों की बारिश होने लगती है और देश के लीडर्स टैक्स को कम कर देते हैं। जैसे जैसे ये तेल दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं तो उस देश की लोकल करेंसी की वैल्यू बढ़ने लगती है और उस देश के लोगों के लिए एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेड चीजें खरीदना आसान हो जाता है। देश की लोकल इंडस्ट्री सफर करने लगती है, लोकल कंपनीज बंद हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है। पैसा सिर्फ कुछ ही लोगों के पास रहता है और देश के लोगों में गुस्सा बढ़ने लगता है और वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जैसे वेनेजुएला और लीबिया का साथ हुआ था। लेकिन नॉर्वे इस ऑयल कर्ज से क्यों इफेक्ट नहीं हुआ? एक्चुअली 19th सेंचुरी में नॉर्वे की पूरी इकोनॉमी ट्रेड पे रिलाई करती थी। उसकी एक्सीलेंट पोर्ट लोकेशन की वजह से नॉर्वे ढेर सारे मिनरल्स, फिश और टिम्बर और भी चीजें सी के थ्रू यूरोपियन और एशियन कंट्रीज को भेजता था। और अर्ली 1900s तक नॉर्वे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडिंग हब बन चुका था, जो नॉर्दर्न सी का 30% सी ट्रेड कंट्रोल कर रहा था। और नॉर्वे ने और भी बड़ा स्टेप लिया और पार्लियामेंट्री सिस्टम को बनाया, जिसका प्राइमरी पर्पस था कि पैसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी एक किसान के हाथ में ना जाए। और नॉर्वे को नेचर की तरफ से एक फेवर भी मिला था, वो था चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पोटेंशियल। लेकिन नॉर्वे की 75% हाइड्रो पावर जनरेशन जो कंपनीज थी वो फॉरेन कंपनीज ओन करती थी और यही बात नॉर्वे की गवर्नमेंट को एक रिस्क की तरह लग रही थी। और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि नॉर्वे के नेचुरल रिसोर्सेस में सिर्फ नॉर्वे के लोगों का हक होगा। और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने 1940 में एक बिल पास किया फॉरेन कंपनीज के ऊपर लिमिटेशंस लगाने के लिए। और नॉर्वे की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और नेचुरल रिसोर्सेस में सिर्फ नॉर्वे के लोगों का हक होगा। इस दौरान नॉर्वे ने न्यू टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया, जैसे न्यू रेलवेज, रोड्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसकी वजह से नॉर्वे की लोकल इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी फायदा हुआ। और 1945 से लेकर 70 के बीच नॉर्वे की जीडीपी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा थी, 3.3%। और टैक्स भी नॉर्वे में दुनिया में सबसे ज़्यादा था। लेकिन गवर्नमेंट टैक्स का सिग्निफिकेंट पोर्शन देश के एजुकेशन, लोगों के वेलफेयर और लोकल इंडस्ट्रीज को बेहतर बनाने में कर रही थी। 1965 तक नॉर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट ना के बराबर थी और अब नॉर्वे गरीब देश नहीं था और अब तक वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज के बराबर में भी आ गया था। लेकिन नॉर्वे की तकदीर बदलने में अभी थोड़ा टाइम बाकी था। 1959 में नेदरलैंड्स में बड़े नेचुरल गैस के रिजर्व्स को डिस्कवर किया गया और उसी दौरान स्पेकुलेशंस अराउज होना शुरू हुए कि शायद नॉर्दर्न सी में भी ऑयल रिजर्व्स होंगे। और 1966 में फिलिप्स पेट्रोलियम नाम की कंपनी ने नॉर्दर्न सी में ऑयल की खोज के लिए ड्रिलिंग शुरू की। 2 साल तक ड्रिलिंग करने के बाद किसी भी ऑयल का नामो निशान नहीं था, जिससे सभी निराश हुए। फिलिप्स पेट्रोलियम ने एक और लास्ट ट्राई करने का फैसला किया और इस बार पूरी गहराई तक ड्रिलिंग शुरू की। और 1969 में
नॉर्दर्न सी के नीचे बड़े ऑयल रिजर्व्स पाए गए और फिर 10 साल से भी कम समय में नॉर्वे का ऑयल प्रोडक्शन किसी दूसरे देश के मुकाबले में सबसे ज्यादा था। ऑयल सेक्टर ने हजारों जॉब्स क्रिएट की और जो शहर पहले मछली पकड़ने के लिए जाने जाते थे वो भी पेट्रोलियम पावर हाउस बन गए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स नॉर्वे में आने लगे और नॉर्वे का फ्यूचर बदल गया। लेकिन नॉर्वे ने ऐसा क्या किया जो मिडिल ईस्ट के देशों ने नहीं किया? नॉर्वे के गवर्नमेंट ने पहले ही यह बिल पास कर दिया था कि कोई भी एक इंसान या कोई भी पार्टी पैसे को कंट्रोल नहीं कर सकती और इसी नतीजे में तेल से आया हुआ रेवेन्यू सिर्फ लोगों की लाइफ बेहतर करने में खर्च किया जाता था और ऑयल से जो प्रॉफिट आ रहा था उस पैसे को डेवलपमेंट और एजुकेशन में खर्च किया जाने लगा। नॉर्वे मिडिल ईस्ट देशों की तरह टैक्स कम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और नॉर्वे ने 1990 में पेंशन फंड को भी स्टैब्लिश किया जो सॉवरिन वेल्थ फंड को भी बोला जाता है, जिसका काम अपने फ्यूचर को सेफ गार्ड करना था। और नॉर्वे ने ऑयल के अलावा दूसरे सेक्टर्स की कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि नॉर्वे के लोकल इंडस्ट्रीज बेहतर होने लगी, जिससे देश में अनएम्प्लॉयमेंट और भी कम हो गई। नॉर्वे अब तेल पर डिपेंडेंट नहीं था और नॉर्वे टिम्बर, पेपर, दूसरी भी तरह के मटेरियल्स का लीडिंग एक्सपोर्टर बन गया और फिर नॉर्वे डेवलप्ड देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गया। नॉर्वे में शानदार एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर सब फ्री है और वहाँ की 25% पॉपुलेशन मिलियनेयर है। लेकिन क्या इंडिया नॉर्वे का मॉडल फॉलो कर सकता है? जी नहीं, क्योंकि नॉर्वे का मॉडल नॉर्वे के लिए अच्छा है। इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है और कहीं भी गड्ढा खोदने से तेल नहीं मिलता। लेकिन नॉर्वे से एक चीज़ जो इंडिया सीख सकता है कि कैसे उसने अपने पैसों को करप्शन से बचाया और अपने लोगों की लाइफ को बेहतर करने में इस्तेमाल किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में।